बच्चों, आज हम सभी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से ल्हासा की ओर पाठ को पढ़ेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं जरा देख लें जो संस्कृत से निकली हुई हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी जब हम कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं, कहीं निकलते हैं, तो हमारा एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। तो इन्होंने मंजिल को मंजिल नहीं माना, इन्होंने यात्रा को मंजिल माना। क्यों माना है ऐसा, अभी पता चलेगा जब पाठ को हम पढ़ेंगे। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1920 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हम लोगों में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से कि चलो यहाँ पे मूवी देख लेते हैं ये वाला, और इसके अलावा ये कुछ खा लेते हैं, बस इतने में रह जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, वो उस स्थान विशेष के बारे में सारी जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो सके। मान लीजिए आप आगरा जाते हो, अब आगरा के किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाना चाहते हैं, तो ठीक है, भूख लगेगी तो आदमी भोजन करने जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से आगरा जाया जाए कि वहाँ जा कर के अच्छे अच्छे रेस्तरां हैं वहाँ पर भोजन करेंगे, तो फिर वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे।
अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा ताजमहल है, कौन सा एक लाल किला भी है वहाँ पर, उसको लाल किला कहते हैं या क्या है, उसके बगल में ही है, तो ताजमहल के बगल में, वो बड़ा अच्छा है, देखने लायक है। तो जो चीज़ें, जो स्थल देखने योग्य हैं, जिनसे हमें हमारी जानकारी में वृद्धि हो सकती है, वहाँ पर उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। लहसा की ओर आइए, इस पाठ को पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में वहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी जिसे छोड़ दिया गया है, जिसमें पहले चाइनीज़ लोग रहते रहे होंगे, चीनी लोग रहते रहे होंगे, लेकिन अब उन्होंने इसे छोड़ दिया है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अब देखिए, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम तुलना करेंगे अपने समाज से, वहाँ के समाज की तुलना करेंगे, यहाँ की सोच और वहाँ के लोगों की सोच की तुलना करेंगे। यहाँ क्या अच्छा है, वहाँ क्या अच्छा है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के लोग, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। जब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, डांडा मतलब एक ऊंची जगह, और थोंगला चीनी सीमा का एक स्थान है। ऊंची जगह है, डांडा मतलब ऊंची जगह, और थोंगला मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थल, एक स्थान। उसे उन्हें पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खून की सज़ा
भी मिल सकती है, लेकिन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। सोचिए, यहाँ तो लोग पहले, कम से कम यहाँ इतनी मानवता है कि पिस्तौल दिखा करके बोलेंगे जो तेरे पास है मुझे दे देने, तो तुझे गोली मार दूंगा। वहाँ पहले मार देंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ भी ना निकला जेब में, तो डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम है कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि अभी मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब सोचिए, लेखक को घूमने का कितना शौक़ है कि वो भिखारी के वेश में वहाँ जा रहे हैं, डाकुओं का डर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तक पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं है। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डोंग की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये कौन है? ये एक स्पेनिश उपन्यासकार है, डोंग की वस्तु। हाँ, ये इनका जो है 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनके उपन्यास जो है डॉन क्विक्सोट का नायक, जो घोड़े पर चलता है, तो उससे उन्होंने अपनी तुलना की है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमत इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी
उनके पास उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ये थुक्पा क्या है? ये सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। उसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है और उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। ये गंडा क्या होता है? ये मंत्र पढ़कर गांठ लगाया गया एक धागा या कपड़ा कह सकते हैं। वो अपने यजमानों के साथ जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे मार दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या होता है? भारवाहक, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे सामान को कहीं ले जा सके। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर है जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं तो जिससे ये पाठ समझने में आसानी होगी। कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? सही बात है। तो इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी।
इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति के वहाँ के लोगों से जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह समय उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। दोनों बातें हैं, अगर सुमति होते तो निश्चित रूप से दोबारा भी उनको स्थान मिल जाता और संबंधों की बात भी थी। और दूसरा यह कि 5 साल में लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है। हम व्यवसायिक सोच के होते चले जाते हैं। पहले मेहमान आते थे तो इतना अच्छा लगता था अरे वाह भगवान आए हैं। आज की स्थिति यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो है अतिथि आए, यानी अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि न मालूम हो। अब तो व्यक्ति जब जाने वाला होता है पहले ही फ़ोन करके बता देता है या पूछ लेता है आऊँ। चलिए खैर आगे देखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आपका उत्तर होगा कि उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते कि उसके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने के लिए कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे और साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गया था कि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। और दूसरा कि वे रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे और उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। एक तो घोड़ा भी कमज़ोर था, चल नहीं रहा था ठीक से, और दूसरा वो रास्ता भटक गए। तो आप समझ ही सकते हैं कोड़ में खाज। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति के यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि अगर वह आता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उन्हें रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आप इसको बिंदुवार लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके, कि पहला कि जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा कि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था और इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। डाकू जैसे, तीसरा लिखेंगे कि डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। और चौथा कि भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। 5वां, समय से न पहुंचने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। सही बात है, गुस्सा तो आया था सुमति को। और छठा, तेज़ धूप में चलना पड़ा था। और वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था, उचित स्थान नहीं मिला था। और अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो तिब्बत के समाज में उस समय छुआछूत, जाति पाति आदि की कुप्रथाएं नहीं थीं। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। और उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थीं और उस समय तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है?
लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया और लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, ऐसा कहा जाता है ना। ये कहने की बात है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 तरह की शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, आप लोग इस पाठ को भली भांति पढ़ें और परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।